friends, this is Rahul. Welcome to @Raghukul Alpha Academy. आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट पढ़ने जा रहे हैं। और फंडामेंटल राइट पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और जानना भी बहुत ही आवश्यक है। आपको संविधान ही जानना बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारी हर एक तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो मुझे गौर से पढ़ना, मैं एक भारत का संविधान हूं। चलिए आज हम संविधान देखने जा रहे हैं और संविधान में फंडामेंटल राइट्स देखने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया था, टेकन फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स की नींव कहां पड़ी? 1831 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रारूप बनाया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। टोटल कुल 7 प्रकार के मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। ये निम्न है। पहला, राइट टू इक्वलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार। इसमें 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल आते हैं। जबकि राइट टू फ्रीडम, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19, 20, 21, 21A और 22 आता है। ये 21 बाद में जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है। अगला, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 दोनों में है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हिंदी में इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 28 है। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हिंदी में इसको बोलते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल है, 29 है और 30 है। अगला आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हिंदी में इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अर्थात संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को बोला जाता है? आर्टिकल नंबर 32 को बोला जाता है। तो इसमें आर्टिकल 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है। अगला अधिकार जो था, जिसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये अधिकार समाप्त कर दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में 2 आर्टिकल्स को खत्म कर दिया गया था। पहला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, इसके तहत संपत्ति का अर्जन करना यह कहलाता है, तो इसको खत्म कर दिया गया। अगला है आर्टिकल नंबर 31, जिसका है संपत्ति का अधिग्रहण करना। संपत्ति का अधिग्रहण मतलब सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो इसको खत्म नहीं किया गया है, इसको यहां से उठा के भाग 12 में रख दिया गया है और आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया है। तो अब वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार किसे बोला जा सकता है? कई बार मेंस में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है। 150 शब्दों में विवेचना करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास के लिए मौलिक अधिकार होना अत्यंत आवश्यक है। अब नैतिक विकास कैसे? मतलब आपका सोचना, आपका समझना, आपका विचार आदि सभी विकास किसके अंतर्गत आता है? नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। जबकि भौतिक विकास मतलब आप गरीब से अमीर बन रहे हैं, मतलब आप अभी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भौतिक विकास है। तो मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? किसी भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जो अनिवार्य हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है।
अब हम जानेंगे इसकी ट्रिक, याद करने की ट्रिक। ट्रिक है EFRC। अब ई का मतलब यहां पास इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब यहां पास समानता है, और समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक है। अगला है ई का मतलब एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 तक है। अगला है एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, और शिक्षा 29 से लेके 30 तक है। अगला है F फॉर फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। अगला है रिलीजन, रिलीजन मतलब धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेके 28 तक है। अब ये सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। तो आपको ये ट्रिक से आपको पूरे मौलिक अधिकार याद हो गए होंगे। ट्रिक क्या है? EFRC। ई मतलब इक्वलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन। F मतलब फ्रीडम, R फॉर होता है रिलीजन, और C मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये सभी आर्टिकल को हम मेंस के हिसाब से, अभी तक तो हम प्री के हिसाब से पढ़ रहे थे, प्री और मेंस के हिसाब से अब पढ़ने जा रहे हैं। अब ये आर्टिकल देखिएगा। सर्वप्रथम जो फंडामेंटल राइट है ये भाग 3 में है, और भाग 3 में कहां से कहां? आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। प्रथम बार इसे ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी, और वहीं ब्रिटेन की मैग्ना कार्टा की संज्ञा, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, तो इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यह एक अधिकार पत्र है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12, वैसे तो ये आर्टिकल अत्यंत कठिन लगता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में समझाने जा रहा हूं। आर्टिकल नंबर 12 मतलब कोई भी सरकारी तंत्र, हिंदी में गवर्नमेंट सिस्टम, आर्टिकल नंबर 12 के तहत आता है। अब सरकारी तंत्र क्या कहलाता है? अपने आप में क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है, स्टेट कहलाता है। अब इसके तहत कई चीजें रखी गई हैं, जैसे पहला, संघ की संसद और सरकार। दूसरा, राज्य का विधानमंडल और सरकार। तीसरा, स्थानीय स्वशासन, जैसे पंचायती राज और नगर पालिका। चौथा है कोई भी निजी व्यक्ति अगर वो गवर्नमेंटल जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, जैसे पुलिस, जैसे एक IAS ऑफिसर, जैसे एक PCS ऑफिसर, वो अपने आप में क्या है? राज्य है। राज्य का मतलब सरकारी तंत्र। तो आपको ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 12 का मतलब है राज्य, और राज्य क्या कहलाता है? कोई भी सरकारी तंत्र कहलाता है। अगला आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13, इसमें कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को खत्म करे या
कम करे। इसे अल्पीकरण का भी कानून कहा जाता है। अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब कानून को कम करना, मौलिक अधिकारों को कम करना। तो संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करे। अब बात आती है जब पहली बार कांग्रेस सरकार बनी 1951 में, और कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, मतलब सबको समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, सबको समानता लाएंगे। तो अब उस जमाने में चल रही थी जमींदारी प्रथा, और जमींदारी प्रथा के अंतर्गत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, और जमींदार के पास हुआ करती थी खूब सारी जमीन। तो वो जमीन, जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी वो ज्यादा अमीर होते थे, और जिनके पास कम जमीन होती थी वो तो और कुछ पुअर लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, जिनके पास भूमि का एक टुकड़ा नहीं होता था। तो सरकार ने वादा किया था समानता लाएंगे। तो अब सरकार ने क्या किया कि जितने भी जमींदारी प्रथा को खत्म करना स्टार्ट किया। अब जमींदारी प्रथा कैसे खत्म होगी? उनसे जमीन लिया जाएगा, और जमीन लेके गवर्नमेंट अपने हाथ में लेंगी और सभी को बराबर भागों में बांटेगी। लेकिन यहां पास मूल अधिकारों में एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। और ये संपत्ति का अधिकार जैसे ही गवर्नमेंट जमींदारों से जमीन लेने के लिए कोशिश करती है, प्रयास करती है, तो बड़े बड़े जमींदार इस संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध केस कर देते हैं कि हमारा अधिकार है संपत्ति का अर्जन करना। तो केस होते हैं, कई केस होते हैं, जैसे गोलकनाथ केस हो गया, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया। तो कई सारे केस होते हैं। यहां पास केस की स्टार्टिंग होती है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। फिर दूसरा केस आता है राजस्थान राज्य से सज्जन सिंह बनाम भारत संघ, राजस्थान राज्य। अलग अलग केस आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। कई बार मेंस में क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो आप बताएंगे। यह केस स्टार्ट होता है सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। फिर दूसरा केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसमें न्यायालय का निर्णय आया कि हां किया जा सकता है। फिर अगला केस आता है जिसका नाम है गोलकनाथ बनाम भारत संघ। अब गोलकनाथ जो थे, इस केस के तहत यह बताया गया कि इसमें न्यायालय के जो निर्णय थे, निर्णय ने यह बोला कि इसमें सिद्धांत दे दिया, और यह सिद्धांत है भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत। अब ये भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत क्या होता है? ऐसा नियम, ऐसा कानून संसद बनाएगी जो भविष्य में क्या होगा, टारगेट होगा, लक्ष्य पर आधारित होगा। जो पुराने टारगेट पर आधारित है उनको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसे ही कई लोग केस करने लगे सरकार के ऊपर कि हमारा संपत्ति का अधिकार, हमारा संपत्ति अर्जन करने का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में है, तो आप कैसे छीन सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी ज्यादा ही होशियार, गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल नंबर 13 को ही संशोधन कर दिया, और आर्टिकल नंबर 13 का संशोधन हुआ 24वां संविधान संशोधन 1971। 1971 में आर्टिकल नंबर 13 को ही संशोधन कर दिया और कहा कि भारत के जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। कब? संशोधन करने के बाद संशोधन कर दिया आर्टिकल नंबर 13 में। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। वैसे यह आर्टिकल अत्यंत लंबा है, इसलिए अभी शॉर्ट में विराम में देते हैं। आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 के तहत दो चीजें आती हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 14 मतलब समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार में मेन दर्शन यही देता है समानता का अधिकार का।
आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 के तहत दो बातें बोली गई हैं। पहला, विधि या कानून के समक्ष समानता, और अगला है विधि या कानून के समान संरक्षण। अब ये क्या कहलाता है? विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। ये क्या कहलाता है? तो दोनों अवधारणाएं हैं, दोनों कॉन्सेप्ट हैं। अगर देखा जाए तो विधि के समक्ष समानता एक निषेधात्मक अवधारणा है, जबकि विधि के समान संरक्षण एक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक अवधारणा है। दोनों का अगर व्याख्या किया जाए तो देखते हैं कैसे। ये विधि या कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि यहां पास विधि के सामने मतलब कानून के सामने जो सभी समान है। आपने देखा होगा कि कोर्ट में एक न्यायमूर्ति खड़ी होती है जिसके आंखों में सफेद पट्टी होती है। ये क्यों होती है? वो विधि मतलब उसके सामने सब सेम है। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब समझ में आया। और ये लिया कहां से गया? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और ब्रिटेन के एक बहुत बड़े राजनीतिवेत्ता जिनका नाम था A.V. डाइसी, A.V. डाइसी ने विधि के समक्ष समानता कौन दिया? A.V. डाइसी। तो आपको समझ में आ गया होगा विधि के समक्ष समानता। दूसरा है विधि के समान संरक्षण। यह कॉन्सेप्ट लिया गया अमेरिका से। ये सबल के पक्ष में विशेषाधिकार है। मतलब विधि मतलब कानून के नजर में समान संरक्षण। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कोई पुअर वाला व्यक्ति है, पुअर वाला व्यक्ति मान लेते हैं ये कौन सा कार्ड धारक होता है? बीपीएल। और कोई अमीर व्यक्ति है, रिच पर्सन है, और ये कौन सा कार्ड धारक होता है? एपीएल। अब बीपीएल में मान लेते हैं दो मेंबर हैं, मान लेते हैं आदमी नंबर ए और ये आदमी नंबर बी। एपीएल में भी ऐसे मान लेते हैं आदमी नंबर पी, आदमी नंबर क्यू। तो यहां बीपीएल वाले को 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, 2 रुपए किलो चावल मिलेगा, ऐसे ही होता है। लेकिन एपीएल वाले को वही अधिक रेट में मिलेगा। तो यहां पास एक तरफ बोल रहा विधि के समान संरक्षण मतलब समानता दी जाएगी, और एक तरफ अलग अलग कर रहा है। तो आप कैसे समझेंगे? यहां पास ये चीज बोला गया है कानून में कि बीपीएल मतलब पुअर व्यक्ति, तो समानता लाएंगे, लेकिन समानता किसमें होंगी? समान परिस्थिति में। समान परिस्थिति मतलब ए भी गरीब है, बी भी गरीब है, मतलब इन दोनों को समानता लाया जाएगा। समानता मतलब अगर 1 रुपए का गेहूं इनको मिल रहा है तो इनको भी 1 रुपए का गेहूं मिलेगा। अगर 2 रुपए का चावल यहां मिल रहा है तो 2 रुपए का चावल यहां भी मिलेगा। जबकि समानता बदल जाएगी असमानता में। किसके किसके साथ? पी और ए में अगर कंपेयर किया जाए तो यहां असमानता आ जाएगी। तो यहां पास साफ साफ है कि विधि समान संरक्षण तो देती है, लेकिन समान परिस्थिति भी होना चाहिए, तभी समान संरक्षण देती है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 के तहत सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर धर्म, जाति, लिंग, निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि
भेदभाव तो किया जाता है, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं। यहां पास आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि कोई भी धर्म, जाति, लिंग, निवास आदि के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बीच सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके 5 अपवाद हैं, इसका अपवाद भी बता देता हूं। जैसे पहला है अपवाद महिलाएं, दूसरा है बच्चे, तीसरा है एससी अनुसूचित जाति, अगला है अनुसूचित जनजाति एसटी, अगला है अन्य दुर्बल। इनके आधार पर इन पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप विराट मंदिर तो जानते होंगे। विराट मंदिर में जब मेला लगता है बाणगंगा में, तो लोग नहाने जाते हैं, तो वहां पास आप देखते होंगे कि जो बाणगंगा का जो कुंड है उसमें एक तरफ महिलाओं के स्नान करने के लिए बना होता है, जबकि दूसरी तरफ एक पर्दा लगा होता है पुरुषों के स्नान करने के लिए। तो आप बोलेंगे वो तो सार्वजनिक स्थान है, तो सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भेदभाव किया जा सकता है, और किस किस कंडीशन में? महिलाओं की कंडीशन में, बच्चे की कंडीशन में, एससी की कंडीशन में, एसटी और अन्य दुर्बल की कंडीशन में। और अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहता है सरकारी नियोजन। सरकारी नियोजन में जैसे धर्म, जाति, लिंग, निवास आदि के स्थान पर राज्य अपने नागरिकों के बीच सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। तो राज्य सरकारी नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। वो अपवाद अगर मैं बताना चाहूं तो जैसे राज्य की भी किसी भी धार्मिक संस्था में, जैसे सपोज करिए हिंदू के लिए धार्मिक संस्था क्या हो गई? मंदिर। अब मंदिर में मंदिर का पुजारी होना चाहिए, ठीक है। तो पुजारी बनने के लिए क्या जरूरी है? पंडित होना चाहिए। तो यहां पास कुछ स्थानों पर, अब वहां पास पंडित का जो स्थान है, वहां पर पंडित की जो जॉब है, ये क्या हो गई? उसके लिए संरक्षित हो गई। तो कुछ स्थान पर इसका 3 अपवाद है। वैसे वो 3 अपवाद मैं डिटेल से आगे के वीडियो में बताऊंगा। आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अब आपको पता ही नहीं होगा अस्पृश्यता क्या होती है, दंड कौन सा दिया जाएगा, कौन सा अपराध? तो अस्पृश्यता, दंड, अपराध, ये सब चीजें कोई भी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता होता। तो ये पता करने के लिए गवर्नमेंट या संसद क्या बनाती है? कानून बनाती है। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर अस्पष्टता को जानना होगा, दंड को जानना होगा, अपराध को जानना होगा, तो हमको पॉलिटी का अध्ययन किया जाए, राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना होगा। राज्य व्यवस्था का अध्ययन कैसे करेंगे? अब ये राज्य व्यवस्था क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ होता है नियमों का संग्रह, जबकि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का व्यवहारिक प्रयोग है। जैसे अस्पष्टता को जानने के लिए क्या बनाया गया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कब बना ये? 1955 में बना। तब ना हम जानते हैं। इसी का नाम 1976 में चेंज कर दिया गया और इसको कहा जाने लगा
सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला है SC ST एक्ट 1989, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अगला आर्टिकल है उपाधि का अंत। इसमें उपाधि का अंत क्यों करना है? क्योंकि किसी को भी अगर उपाधि दे दोगे तो उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेषाधिकार प्राप्त न हो अर्थात समानता लाया जाए, तो समानता लाने के लिए वहां पास उपाधि का अंत करना जरूरी है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, पहला है सैनिक और दूसरा है शिक्षा। अब सैनिक कैसे? कोई व्यक्ति या कोई सेना में है, अगर वो शहीद हो गया तो उसको उपाधि दी जाती है, जैसे बोलते हैं परमवीर या शहीद, ये सब बोला जाता है। परमवीर एक्स, परम शहीद, मतलब अगर कोई शहीद हो गया है तो उनको वीर परमवीर कहा जा सकता है, ये उपाधि दे सकते हैं, ये अपवाद है। अगला है शिक्षा। अगर आपने PhD कर ली तो PhD जब कर लिए तो आपके नाम के पहले क्या लिखाया जाता है? डॉक्टर, जैसे डॉक्टर राहुल। तो अब ये नहीं बोल सकते कि डॉक्टर बोलना उपाधि देना है, वहां पर शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त की है तब ना वो डॉक्टर नाम लिखा, तो यहां पास शिक्षा है। तो दो अपवाद है, पहला है सैनिक और दूसरा क्या है? शिक्षा। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा बोलना सही है कि गलत है? तो महात्मा गांधी को महात्मा बोलना गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी को ये उप महात्मा उपाधि दे रहे हैं। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो महात्मा बोलना गलत है। कई बार लोगों ने RTI फाइल करके पूछा है लोग सरकार से कि ऐसा बोलना सही है कि गलत है, तो महात्मा बोलना गलत है। ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के तहत व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान है। पहला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसके तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इसके तहत सम्मेलन या शस्त्र रहित सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है। अगला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसके तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अगला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। इसके तहत यह बताया गया कि विचार, अच्छा पहला क्या था? विचार और अभिव्यक्ति, दूसरा है सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, अगला है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अगला है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अगला है कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। अगला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता।
अगला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसको निरसन कर दिया गया कब? 1976 में 44वां संविधान संशोधन के थ्रू। अगला है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसके तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता बताई गई है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। अब ये 19 क्लॉज में जो जितनी स्वतंत्रताएं आपको दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्वतंत्रता जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो बिल्कुल जो मन आए वही विचार प्रकट कर दिए आप, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको दिख रही हैं, इसमें सरकार लिमिटेशन रखती है, अर्थात जितनी भी स्वतंत्रताएं यहां पास लिखी गई हैं, इनमें लिमिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में लिख दिया गया है सीमाएं, तो इनमें कई प्रकार की सीमाएं हैं। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 20 वैसे कहता है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अब ये तो सारांश था, क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूशन को में जितने भी वर्ड है कठिन है, तो ये सारांश है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अब इसमें 3 क्लॉज बट गए, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3। अब 20 क्लॉज 1 जो है, इसमें कहा गया है भूतलक्षी विधायन की मनाही या निषेध। दूसरा है दोहरा दंड का निषेध करते हैं। अगला है आत्म अभिशंसन। अब ये तीनों चीज कहलाती क्या है? ये भूतलक्षी कोई भूत थोड़ी ना है। भूतलक्षी का मतलब होता है, सपोज करिए एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आज क्या पहन के पढ़ा रहा हूं, ब्लू कलर का कोट पहनकर पढ़ा रहा हूं। अब सरकार ने यह नियम बना दिया मुझे फंसाने के लिए कि जो व्यक्ति शाम को 7 से 9 बजे तक ब्लू कोट पहनकर ऑनलाइन पढ़ाएगा, उसको हम जेल में डाल देंगे। संसद ऐसा कानून बनाती है, और ये कानून बना कब? रात को 12 बजे के बाद, और मैं पढ़ा कब रहा हूं? 8 से 9 बजे के बीच। तो भूतलक्षी विधान का मतलब अतीतकालीन, तो वो कानून बना 12 बजे है कि आप ब्लू कलर का कोट पहनकर नहीं पढ़ा सकते। वो बना कानून कब है? 12 बजे के बाद। तो वो मुझे फंसाने के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 8 से 9 बजे के बीच पढ़ा रहे थे, आपने अपराध किया है इस कानून के तहत, तो आप चलिए जेल। ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई भी कानून अतीत लक्ष्य, मतलब अतीत में लक्ष्य बनाकर नहीं बनाया जा सकता। कोई भी आपराधिक कानून, ये कानून बनाया जा सकता है, लेकिन दीवानी कानून में, कुछ अन्य कानून होते हैं दीवानी कानून कहलाते हैं, उनमें बनाया जा सकता है, लेकिन आपराधिक कानून में इसकी साफ साफ क्या है? मनाही है। तो भूतलक्षी विधान का मतलब समझ में आया। अगला है दोहरा दंड का निषेध। दोहरा दंड का निषेध, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति किसी के मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मर्डर करके आया और उसके बाद वो जेल की हवा भी खा के आ गया, मतलब उसको 14 साल या 15 साल जो भी सजा होती हो, तो वो सजा काट कर आया। अब वो वही अपराध के लिए उसको दोबारा दंड दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो संविधान इसमें साफ साफ मनाही करता है कि दोहरा दंड का निषेध है। अगला है आत्म अभिशंसन। अब ये आत्म अभिशंसन क्या होता है? आत्म अभिशंसन, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अगर वो पुलिस के सामने गवाही दे भी देता है,
लेकिन वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ये कहां है? 20 क्लॉज 3 में। इसका मतलब आत्म अभिशंसन। तो समझ में आया तीनों आर्टिकल। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार। अब ये अधिकार बहुत ही व्याख्या किया गया है। पहला केस आता है A.K. गोपालन केस। इसमें न्यायालय के निर्णय ने कहा कि जीवन जीना ही एक क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। मतलब चाहे जीवन, चाहे आप गरीबी में गुजारो, चाहे आप कैसे भी गुजारो, जीवन जी रहे हो, मतलब वो मौलिक अधिकार है। अगला केस आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह कहा कि जीवन जीने का अधिकार अत्यधिक व्याख्या रूप है। ये समय समाकित अधिकार है। मतलब आपके जीवन जीने के लिए आपको जो जो अधिकार की जरूरत पड़ेगी वो अधिकार आपके मौलिक अधिकार है। अब इसके तहत कई सारे, जैसे जीवन जीने के लिए सोना भी, निद्रा का भी अधिकार भी अत्यंत आवश्यक है। तो निद्रा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के तहत आता है। ये आपका मौलिक अधिकार है। पासपोर्ट रखने का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। किसके तहत आता है? आर्टिकल नंबर 21 के तहत आता है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार? आर्टिकल नंबर 21 में ही आता है। निजता का अधिकार, ये कई बार मेंस प्री के क्वेश्चन में, पीएससी में भी, यूपीएससी में पूछा जाता है कि निजता का अधिकार। वैसे निजता की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 21 के तहत। अब ये निजता क्या होता है? कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान के को छोड़कर निजी मामलों में, मतलब अपना निजी कुछ भी कर रहा है, तो वो कैसा अधिकार है? निजता का अधिकार है। वो उसका निजी मामला है। तो ये कौन सा अधिकार? निजता का अधिकार। तो ये सारे अधिकार, मतलब व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार जरूरी है, वो सभी अधिकार किसके तहत आते हैं? आर्टिकल नंबर 21 के तहत आते हैं। अगला आर्टिकल है 21 क्लॉज 21A, स्वतंत्र आर्टिकल है। इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है शिक्षा का अधिकार। और संसद कानून बनाकर यह कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौन से तहत? आर्टिकल नंबर 21A के तहत। अब ये जोड़ा कब गया? ये जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। अगला है 22, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या है? अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण है। अब इसके अंतर्गत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 यह कहता है, सपोज करिए आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो आपका आर्टिकल नंबर 222 यह कहता है कि आप पुलिस से ये पूछे कि आपको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, वारंट दिखाइए। दूसरा, अगर पकड़ के ले भी जाती है तो उसको 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत किया जाएगा। और साथ ही साथ मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 22। लेकिन इसके भी अपवाद है। ये दो अपवाद है। दो अपवादों में ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब वो अपवाद क्या क्या है? ये अपवाद जो है, पहला अपवाद है शत्रु अन्य देशीय, और दूसरा है निवारक
नजर बंदी। तो दो अपवाद है इसमें। शत्रु अन्य देशी का मतलब होता है कि कोई ऐसा देश जिसमें भारत का क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, वहां का कोई व्यक्ति आके ये अधिकार मांगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ना मनपसंद वकील दिया जाएगा। ये अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। अगला है निवारक नजरबंदी। अब इसका मतलब क्या है? निवारक नजरबंदी का मतलब, निवारक नजरबंदी का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में अपराध करने वाला है, उसको रोकने के लिए ये अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए, मुझे कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बोलता है कि अगर आप पढ़ाओगे तो आपको अगले दिन जान से मार दिया जाएगा, तो यहां पास मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? एफआईआर करूंगा। तो पुलिस उसको तुरंत पकड़ के लेके जाएगी। ये नहीं देखेगी कि ये अगले दिन जान से मार देंगे, फिर उसके बाद केस होगा, फिर उसके बाद इसको पकड़ के ले जाएंगे। उसको पहले ही पकड़ के लेके जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में अपराध करने वाला है। तो जब कोई धमकी देता है ये सब, तो उसको क्या कहलाता है? निवारक नजरबंदी कहलाता है। तो निवारक नजरबंदी का मतलब समझ में आया? निवारक नजरबंदी का अर्थ यह होता है कि भविष्य में कोई अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है, उससे पहले ही अपराध को क्या कर देना? रोक देना। अब वो कैसे रोकेंगे? ये सारी सुविधाएं नहीं देंगे, उसको ले जाके जेल में बंद कर देंगे। अगला है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 के तहत बताया गया है मनुष्यों का दुर्व्यापार दूसरा बेगार और तीसरा बलात् श्रम। इसका संविधान क्या करता है? निषेध करता है, मतलब मनाही है। अब ये मनुष्यों का दुर्व्यापार क्या कहलाता है? मनुष्यों का दुर्व्यापार का मतलब है मनुष्यों का बुरे उद्देश्य से खरीद बिक्री। क्या कहलाता है? मनुष्यों का दुर्व्यापार। जैसे वैश्यावृत्ति, जैसे मतलब कई अन्य कारण भी होते हैं जिससे मनुष्यों का व्यापार होता है। जैसे पहले के जमाने में होता था, दासियां और दास बेचे जाते थे, तो इसकी मनाही है, निषेध करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है मनुष्यों से बेगार नहीं कराया जा सकता। बेगार का मतलब होता है बिना उचित मजदूरी दिए आप उससे काम करवा लो, तो ये कहलाता है बेगार। तो बेगार नहीं कराया जा सकता, उसको उचित मजदूरी देना ही पड़ेगा। अगला है बालात श्रम। बालात श्रम का मतलब ये होता है कि इच्छा ना होने पर भी काम करवा लेना। मतलब सामने वाले की इच्छा नहीं है लेकिन हम उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बालात श्रम। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कल कारखाना, खदान आदि में काम नहीं कराया जा सकता। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कल कारखाने, खदान आदि में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन संसद ने आगे कानून बनाया और यह बताया कि कुछ घरेलू उद्यम होते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे समोसा बेच रहे हैं कोई व्यक्ति, उनका बच्चा भी समोसा बेच रहा है, तो कुछ घरेलू उद्यम होते हैं, उनमें काम में लगाया जा सकता है।
लेकिन तब जब उसकी छुट्टी चल रही हो, अवकाश चल रहा होगा, तब संसद ने कानून बनाया था। ये कानून डिटेल से पढ़ेंगे। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अर्थात मानने की, प्रचार करने की और आचरण करने की। मानना मतलब जो व्यक्ति धर्म को मानता है या ईश्वर को मानता है वो आस्तिक कहलाता है, जबकि नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। अगला है प्रचार करना, तो कोई भी धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। हिंदू है तो हिंदू धर्म का प्रचार, मुस्लिम है तो मुस्लिम। आचरण करना मतलब नवरात्रि में हिंदू लोग क्या करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखते हैं। मुस्लिम में क्या होता है, रोजा रखा जाता है, तो आचरण भी कर सकते हैं। अब इसके तहत कई सारे मुद्दे आते हैं, जैसे संथारा का मुद्दा। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में पटाखा जलाने का मुद्दा, कि आप पटाखा जला सकते हैं कि नहीं जला सकते, मतलब आप आचरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हाँ, आचरण कर सकते हैं, लेकिन रात के 10 से सुबह 6 बजे तक आप पटाखा नहीं जला सकते। दिल्ली में केस हुआ था और केस का नाम था टोडलर्स केस, बच्चों के द्वारा केस हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं टोडलर्स केस। तो पटाखा तो चला सकते हैं, लेकिन रात के 10 बजे के बाद और 6 बजे तक आप पटाखा नहीं चला सकते। अगला है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26, हाँ, इसी के तहत एक मुद्दा और आता है, लव जिहाद का मुद्दा, मतलब प्रचार करने का। कैसे लव जिहाद का मुद्दा आपको डिटेल से बताया जाएगा अगले वीडियो में। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 यह बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 26 था। अगला है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 यह कहता है, आर्टिकल नंबर 27 भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 27 यह कहता है कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता जो किसी भी धर्म को बढ़ावा दे। तो कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जो किसी भी धार्मिक मामलों को बढ़ावा दे। ये छोटा सा आर्टिकल था। अगला है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 यह कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब जहां कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था जहां सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है, वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा मतलब रामायण और कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता। तो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 यह कहता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी समुदाय जो संस्कृति, जो पहला है भाषा, दूसरा है लिपि और तीसरा है संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अब भाषा कौन कौन सी, भाषा तो दो ही है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में भी कौन,
हिंदी में कौन सी? देवनागरी लिपि होती है, वो तो भाषा। तो लिपि कौन सी? देवनागरी। और इंग्लिश में कौन सी लिपि? रोमन लिपि। या संस्कृति, सपोज करिए कोई मराठी है, कोई पंजाबी है जो पगड़ा लगा के आ गया, और कोई कोचिंग में बैठ गया या स्कूल में बैठ गया अपनी पगड़ी बिल्कुल बांध के, तो उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो भाषा, लिपि या संस्कृति, भाषा जैसे मान लेते हैं वो मराठी बोल रहा है और हम बघेली बोल रहे हैं, तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लिपि, कोई लिपि मान लेते हैं वो अंग्रेजी बोल रहा है, अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, तब भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला, उसकी संस्कृति अलग है, वेस्टर्न कल्चर का है, हम हैं इंडियन कल्चर के, तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 29 कहता है। अगला है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 के तहत अल्पसंख्यक बताया गया है। अल्पसंख्यक, अब ये अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं। पहला है भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक। तो इनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ। और अगर इनकी शिक्षण संस्था में अगर गवर्नमेंट इनके जमीन का अधिग्रहण करती है तो इनको बाजारी दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 30। अगला है आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 जो है ये निरसन हो गया है, भाग 12 में चला जा चुका है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अगला है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें क्या बोलता है? इसमें यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन 226 आर्टिकल के तहत आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं। ये कहां है? आर्टिकल नंबर 32 में। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जब 5 तरह की रिट जारी करता है। अब ये 5 तरह की रिट कौन कौन सी है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ये रिट ऐसी रिट है जो निजी व्यक्ति और लोक नियोजन वाले व्यक्ति दोनों पर आधारित है। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में क्या होगा कि कोई व्यक्ति आपका कल मान लीजिए अपहरण करके ले गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके सगे संबंधी क्या करेंगे? केस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो आपके सगे संबंधी केस करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो ये वाला रिट होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो बंदी करता वाला व्यक्ति है उसको बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या कारण है जिससे आप बंदी बनाए हो। अगर वो कानून सम्मत है तो ठीक है, नहीं है तो उसको मुक्त करना पड़ेगा। अगला है, दूसरा है उत्प्रेषण और तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है परमादेश और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अब उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध क्या किया जाता है? लागू करवाया जाता है। अब क्या होता है? जैसे न्यायिक संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अर्धन्यायिक जैसे अर्धन्यायिक में आता है ट्राई, जैसे सेबी। तो इनके अधिकार, मतलब कोई भी निर्णय अगर सुना दिया गया है तो अगर इसका क्षेत्राधिकार है तो न्यायिक, अगर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रोक लगा देती है, तब उसको बोलते हैं प्रतिषेध।
और उत्प्रेषण कार्यवाही को खत्म कर देते हैं। अगला है परमादेश। परमादेश रिट, यह रिट क्या होती है, कोई भी लोक नियोजन वाला व्यक्ति है, जैसे सपोज करिए पुलिस है, तो पुलिस का काम क्या होता है, मुजरिमों को पकड़ना और मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो वो अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी कि आपको जो कर्तव्य दिया गया है अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर क्या लगा सकती है, परमादेश लगा सकती है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के तहत सपोज करिए कोई आपकी जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, कई बार हो जाता है घोटाला हो जाता है, तो घोटाला जब होता है तो आपके अधिकार का हनन हुआ, आपकी सीट कोई और ले गया पैसा देके, तो वहां पास उससे क्या सुप्रीम कोर्ट में मतलब आप केस करेंगे कि ये घूस दे के आया है, ये कानून सम्मत नहीं है, एग्जाम दे के नहीं आया, तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेंगे। कौन सी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के तहत क्या किया जाएगा, जो सामने वाला व्यक्ति होगा उससे पूरा चीज फिर से वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। अगर उसका दावा सही निकलता तो ठीक है, नहीं निकलता तो उसको तुरंत नौकरी से हटा दिया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 तरह की रिट है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है परमादेश और अगला है अधिकार परीक्षा। अगला है आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 के तहत यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जैसे सैनिक हो गए, जैसे गुप्तचर हो गए, जो कानून से संबंधित व्यक्ति जैसे पुलिस हो गए, जो कानून से संबंधित व्यक्ति जैसे सेना, जैसे गुप्तचर, रॉ, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना जैसे इंटरनेट, तो इनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर किसके तहत है, आर्टिकल नंबर 33 के तहत है। तो कुछ रॉ होते हैं, गुप्तचर होते हैं, कई बार इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। इंटरनेट यूज करना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि जीवन जीने के लिए इंटरनेट भी जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत इंटरनेट का यूज करना आपका मौलिक अधिकार है। तो लेकिन इन लोग ये मौलिक अधिकार नहीं यूज कर सकते, तो इनके मौलिक अधिकारों का कम किया जा सकता है। जैसे सेना हो गई, गुप्तचर हो गए, सूचना वाले हो गए, इंटरनेट हो गए, इनके मौलिक अधिकार मतलब इनको मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। कई बार इंटरनेट सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 का मतलब होता है जहां जिस स्थान पर सैनिक कानून लागू है वहां के व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों का कम किया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जहां अलगाववाद होते हैं, जहां रोज सशस्त्र विद्रोह होते हैं, कई सारे विद्रोह होते हैं, तो वहां मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, कम वहां लगा दिया जाता है। मिलिट्री कानून लगा दिया जाता है, सैनिक कानून लगा दिया जाता है, जैसे आप्सपा, आर्म्ड फोर्स। तो सैनिक कानून जहां भी लगता है वहां के वहां के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। अगला है आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 यह कहता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसे है, संसद है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून या नियम बनाने का अधिकार सिर्फ कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अगला, अच्छा टोटल 35 आर्टिकल हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं।
यहां पास आर्टिकल नंबर 12 में मैंने बताया था स्टेट, राज्य। आर्टिकल नंबर 13 में मैंने बताया था कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करे। अगला है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 के तहत मैंने बताया था विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। अगला है आर्टिकल नंबर 15, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 के तहत कोई भी सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 में अस्पष्टता का अंत बताया गया है। अगला है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में उपाधि का अंत है। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। 3 प्रकार के आर्टिकल थे इसमें, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 1 में भूतलक्षी विधान का निषेध, 20 क्लॉज 2 में दोहरा दंड का निषेध और 20 क्लॉज 3 में आत्म अभिशंसन का निषेध। अगला है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 जीवन जीने का अधिकार। इसमें कई सारे अधिकार बताए मैंने, इंटरनेट का अधिकार, निद्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार और पासपोर्ट रहने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। ये सब अधिकार आते हैं आर्टिकल नंबर 21 में। अगला है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 यह कहता है कि अगर आपको कोई पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है तो आपको 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट में पहुंचाया जाएगा। उसमें अवकाश का समय नहीं देखा जाएगा, मतलब जैसे सैटरडे का समय, संडे का समय नहीं देखा जाएगा, नहीं गिना जाएगा। और आपका मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा। लेकिन 2 लोग इसमें अपवाद है। पहला है शत्रु अन्य देशीय और दूसरा है निवारक नजरबंदी। इनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 में मनुष्यों का दुर्व्यापार, मनुष्यों का बेगार, मनुष्यों का बलात् श्रम का निषेध करता है। आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखाने, खदान में नहीं लगाया जा सकता। अगला है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 के तहत किसी भी धर्म का अंतःकरण मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 26, कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करेगा। अगला है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 के तहत कोई भी राज्य टैक्स नहीं लगा सकती जो किसी भी धर्म को क्या करे, बढ़ावा दे। अगला है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 ऐसा है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्था में जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जा सकती। रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता, कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता। अगला है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 में मैंने बताया भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला है आर्टिकल नंबर 30। इसमें अल्पसंख्यक की व्याख्या की गई है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक। अगर इनके शैक्षिक संस्थाओं की जमीन को सरकार के द्वारा लिया जाता है तो क्या किया जाएगा, इनको बाजारी दर पर मुआवजा दिया जाएगा। अगला है आर्टिकल नंबर 31। ये तो निरसन था। अगला है आर्टिकल नंबर 32। इसमें ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां से स्टार्ट होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा यही आर्टिकल को कहा है। इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, लेकिन 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा है उत्प्रेषण रिट, तीसरा है प्रतिषेध रिट, चौथा है परमादेश और 5वां है अधिकार प्रेक्षा रिट। अगला आर्टिकल नंबर 33।
आर्टिकल नंबर 33 के तहत यह बताया गया है कि जैसे कानून से संबंधित व्यक्ति जैसे सेना, पुलिस, रॉ और गुप्तचर ये सब में के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। अगला है आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 के तहत जहां का जिस स्थान में सैनिक कानून लागू है वहां के नागरिक या वहां के व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। अगला है आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 के तहत यह बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून सिर्फ संसद बना सकती है। अब मौलिक अधिकार यहां पर समाप्त होता है, अर्थात भाग 3 समाप्त होता है। मौलिक अधिकारों के अलावा भी संविधान में या संविधान के बाहर 4 प्रकार के अधिकार हैं। पहला तो है मौलिक अधिकार, दूसरा है मानव अधिकार, और तीसरा है कानूनी अधिकार, और चौथा है संवैधानिक अधिकार। तो ये 4 प्रकार के अधिकार आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम भाग 4 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।